तो स्टूडेंट्स हमने जो है लास्ट क्लास में एंजाइम काइनेटिक्स का बेसिक समझा और ये बताया कि एंजाइम काइनेटिक्स क्या है और उसमें हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है, ठीक है। और मैं उसको जो है उस पूरी इक्वेशन को प्रूव करना चाह रहा था, तब मैंने वहाँ पर बीच में अपना लेक्चर रोक दिया था कि एंजाइम में जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन। देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान भी रखनी है, कितनी भी इक्वेशन आई कितनी भी इक्वेशन गई, लेकिन आज तक भी कोई भी इक्वेशन माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन को जो है चैलेंज नहीं कर सकी। और सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन है। अगर आप माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन को बिल्कुल ठीक से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आपको एंजाइम काइनेटिक्स ना आए। और कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है एंजाइम काइनेटिक्स के लिए जिसमें कि आपको ये कहें कि ये कोई नई इक्वेशन आ गई। मैं बताऊंगा जो उसके थोड़े से जो उसके ड्राइव्ड फॉर्म है माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन की, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन सबसे पहले समझना जरूरी है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट टाइम हमने लिखा था कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड इट्स इक्वल टू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ये बेसिक इक्वेशन जो एंजाइमेटिक इक्वेशन जैसे चलती है ये वो है, ठीक है। इसके लिए हमने जो लास्ट क्लास में उसको थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। यहाँ पर हमने रखा था K1, इसका रेट कांस्टेंट है K1, और इसके लिए हमने रेट कांस्टेंट रखा था K2, इसके लिए रखा था हमने K-1, और इसके लिए हमने K-2 रखा था, लेकिन हमने दबी के दबी आपको क्लियर कर दिया था कि हम K-2 को जो है कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज एंजाइम एक्टिव साइट्स आर स्टीरियो स्पेसिफिक। That means the substrate can bind to the active site of the enzyme, but product cannot be bind to the active site of the enzyme. That's why K-2 is not considered in case of enzymatic equation. मैंने आपको यहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया था कि ऑल द मेटाबॉलिकल पाथवे आर इरिवर्सिबल, मतलब कोई भी मेटाबॉलिकल पाथवे जो है वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। हालांकि मार्क्स लगे, उस पर आपने देखा होगा कि मार्क तो लगे हुए होते हैं रिवर्सिबल के, लेकिन वो रिवर्सिबल होते नहीं हैं। वो ये बताते हैं कि पर्टिकुलर कोई एक स्टेप पूरे पाथवे में रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन पूरा पाथवे कभी रिवर्सिबल नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है। अब हम इसके लिए हमने एक 3 इक्वेशन लिखी थी। क्या लिखी थी हमने? ये लिखी थी, अगर मैं इसके लिए जो है वेलोसिटी की इक्वेशन लिखूं, किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स, के ईएस कॉम्प्लेक्स जब बनेगा इसके लिए वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी? हमने मान लिया कि इसके लिए वेलोसिटी की इक्वेशन जो है ये इसके लिए हमने मान लिया ये कि V01, क्योंकि मैं यहां पर पहली वाली के लिए इसलिए मैंने 1 लगा लिया, V01, ठीक है, V01। अब ये जो नोट लगा हुआ ये बता रहा है इनिशियल वेलोसिटी, कि जब एंजाइमेटिक इक्वेशन स्टार्ट होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी उस समय क्या होगी। तो V01 इज इक्वल टू K1, और जो K1 है, जो रेट कांस्टेंट K1 है, वो किस पर डिपेंड करेगा? एंजाइम और सबस्ट्रेट पर। तो इनको यहां पर लिख देते हैं, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इनटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में भी क्लियर किया था कि भाई एंजाइम और सबस्ट्रेट पर क्यों डिपेंड करेगा? बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन फ्री एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अगर फ्री एंजाइम और सबस्ट्रेट ही अवेलेबल नहीं होंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये है कि जो ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है वो इस पर डिपेंड है, इसलिए मैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहां लिख रहा हूं, क्योंकि K1 जो है, जो K1 रेट कांस्टेंट है, वो किसके लिए है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। इसके सामने भी लिख देता हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो K2 है, ठीक है, अब K2 के लिए हम क्या लिख लेते हैं? VO2, K2 के लिए, ठीक है। अब K2 के लिए VO2 क्या होगा? बिल्कुल सेम, ऐसे जैसे लिखा है ऐसे इसके लिए लिखेंगे। अब K2 किसको डिफाइन करता है? K2 ये डिफाइन कर रहा है कि कितना फ्री एंजाइम और जो कितना सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा, और जो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ है बाइंड है वो फ्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो? VO2 इज इक्वल टू K2 ES कॉम्प्लेक्स। अब क्यों ऐसा है? अब यहां एस कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा, अगर एस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो एंजाइम और फ्री एंजाइम और प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जो इसके साथ बाइंड है। तो इसलिए जो है, क्योंकि
प्रोडक्ट का बनना जो है इस ES कॉम्प्लेक्स पर डिपेंड करता है, इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर VO2, क्योंकि जो K2 है वो क्या डिफाइन करता है, वो ये डिफाइन करता है कि हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू फ्री एंजाइम एंड प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम। ठीक है, अब हम बात करते हैं K-1 की। इसके लिए हम लिख लेते हैं क्या, VO-1 इज इक्वल टू K-1। अब देखिए ये जो है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन किस में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अभी तक ये दोनों थे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये इधर की तरफ मतलब फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, और ये क्या था, ब्रेक डाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इनटू फ्री एंजाइम एंड प्रोडक्ट। तो ये क्या हुआ है, ब्रेक डाउन, इसके सामने लिख देते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इसमें जो है हम इसकी बात करते हैं कि जो हमारा जो ES कॉम्प्लेक्स है, यहां पर फॉर्मेशन था, यहां पर ब्रेक डाउन है। ठीक है, अब VO-1 मतलब कि K-1 जो रेट कांस्टेंट है वो क्या डिफाइन करता है, वो ये डिफाइन करता है हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, कन्वर्टेड इनटू एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। क्योंकि देखो अभी एंजाइम जो सबस्ट्रेट है वो भी सबस्ट्रेट की फॉर्म में ही है और सिर्फ एंजाइम से बाइंड है, अभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि ये सबस्ट्रेट अभी वापस दोबारा इस एंजाइम एक्टिव साइट से अलग हट करके एंजाइम फ्री भी कर सकता है। तो ये क्या हुआ K-1, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये भी ES कॉम्प्लेक्स पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये VO2 ये भी ब्रेक डाउन है ES कॉम्प्लेक्स का, और VO-1 ये भी बता रहा है क्या, ब्रेक डाउन ES कॉम्प्लेक्स का। बस फर्क कितना है, डिफरेंस ये है जो K2 है वो जो ES कॉम्प्लेक्स का जो ब्रेक डाउन बता रहा है, वो ब्रेक डाउन बता रहा है एंजाइम, फ्री एंजाइम और प्रोडक्ट में, जबकि VO-1 ब्रेक डाउन बता रहा है ES कॉम्प्लेक्स का किसमें, फ्री एंजाइम और सबस्ट्रेट में। ठीक है, हमने लास्ट टाइम, अब हम यहां से जब इसको क्या करेंगे, हमने लास्ट टाइम थोड़ा स्टडी स्टेट के बारे में बताया था आपको, एक ग्राफ बना करके माइकलिस मेंटेन का कि स्टडी स्टेट क्या है। तो स्टडी स्टेट को जो पिछली क्लास में समझाया था उसी को अब हम यहां मानेंगे कि एट स्टडी स्टेट, कि स्टडी स्टेट पे क्या होगा। तो स्टडी स्टेट में मैंने क्या बताया था आपको कि स्टडी स्टेट पे ये होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ब्रेक डाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, मतलब कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। मतलब कि जितना फॉर्मेशन हो रहा होगा ES कॉम्प्लेक्स का उतना ही ब्रेक डाउन हो रहा होगा ES कॉम्प्लेक्स का। और अगर फॉर्मेशन क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो ES कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन है एट स्टडी स्टेट वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब कि इसे थोड़ा सा मैं दोबारा इसको रिकॉल करा देता हूं कि क्या था। उसका मीनिंग ये है, मान लीजिए यहां पर हम बात करते हैं, ये हमारा ES कॉम्प्लेक्स है, इधर को तो ये बन रहा है क्या, एंजाइम, फ्री एंजाइम और प्रोडक्ट, और इधर से आ रहा है हमारा क्या, एंजाइम और सबस्ट्रेट। ठीक है, तो स्टडी स्टेट पर क्या होगा, स्टडी स्टेट पर ये होगा कि जो ये ES कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए इसके 20 मोल हैं, कब, स्टडी स्टेट कंडीशन में, स्टडी स्टेट कंडीशन में इसके 20 मोल हैं। अब इसका मीनिंग क्या है स्टडी स्टेट का, कि मान लीजिए कि अगर एक सेकंड में या एक मिनट के अंदर एक एंजाइम मॉलिक्यूल एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर ES कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो उसी एक सेकंड में ये ES कॉम्प्लेक्स जो है फ्री एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये इसलिए ये ऐसे होगा क्योंकि देखो जो एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं, हमने मान लिया कि वो 20 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, या 20 मोल मान लो, 20 मोल हैं एंजाइम। तो 20 मोल एंजाइम के लिए 20 मोल सबस्ट्रेट चाहिए, लेकिन जब स्टडी स्टेट कंडीशन आती है उस समय सबस्ट्रेट की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और क्योंकि सबस्ट्रेट के अमाउंट को हम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन एंजाइम की जो अमाउंट है वो फिक्स्ड रखी हुई है, एंजाइम को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा कि जो एंजाइमेटिक इक्वेशन है हमारी, वो सबस्ट्रेट पर डिपेंड ना होकर के किस पर, एंजाइम पर डिपेंड हो जाएगी। किस पर, एंजाइम पर डिपेंड हो जाएगी। क्योंकि अब क्या होगा, क्योंकि 20 मोल एंजाइम है और सबस्ट्रेट हमारे पास बहुत सारा है, तो क्या होगा, सबस्ट्रेट खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है कि कब यहां से एक एक्टिव साइट खाली हो
और उससे एक सबस्ट्रेट बाइंड हो। अब मान लीजिए एक सेकंड के अंदर एक एंजाइम जो है वो खाली हुआ, मतलब कि एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, एक एंजाइम फ्री हो जाएगा, जो एंजाइम फ्री होगा वो आकर के इधर तुरंत सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाएगा और उसके फिर दोबारा 20 मोल बना देगा। क्यों? क्योंकि देखो हमने मान लिया एक सेकंड में ये काम हुआ और उसी जिस एक सेकंड में ये हुआ ना, उसी एक सेकंड में ये काम भी हो जाएगा। एक सेकंड में 20 मॉलिक्यूल 20 मोल थे इसके, और एक सेकंड में 20 मोल से ये कितने हो गए 21, ये 21 मोल हो गए। अब जब ये 21 मोल हो गए तो ये अब मान लो कि यहां पर जो है जो सबस्ट्रेट है तो ये 21 मोल हो जाएंगे, तो तुरंत इस 20 मोल ये नहीं मतलब कि स्टेबल नहीं रह पाएंगे। तुरंत ही क्या हुआ कि इस 21 मोल से एकदम से ये प्रोडक्ट बन जाएगा और ये दोबारा से ये 20 ही रह जाएंगे, मतलब 21 नहीं रहेंगे, दोबारा से 20 ही रह जाएंगे, क्योंकि तुरंत ही एक ये सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ES कॉम्प्लेक्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 20 मोल ही बनी रहेगी। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड हो रही है, यहाँ पर जो इक्वेशन जो रिएक्शन है वो डिपेंड किस पर है, सबस्ट्रेट पर। किस पर नहीं है, एंजाइम पर डिपेंड है, सबस्ट्रेट पर नहीं है। अब अगर एंजाइम पर डिपेंड है, सबस्ट्रेट पर डिपेंड नहीं है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, जीरो, जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया भी था। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है ना, जब तक अब एंजाइम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, रिएक्शन में सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है, और जो रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट पर डिपेंड ही नहीं है, तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर हम क्या करेंगे, जीरो। फर्स्ट मेरा जो लेक्चर है उसमें मैंने बताया आपको क्लियरली। तो एट स्टडी स्टेट द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन विल बी जीरो, एट स्टडी स्टेट द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन विल बी जीरो इन केस ऑफ एंजाइमेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने, अब हम क्या करेंगे कि हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये स्टडी स्टेट पर है, तो स्टडी स्टेट पर जब आएगी, इसको मैं रब कर देता हूं, अभी फिलहाल इसका काम नहीं है, स्टडी स्टेट पर, ठीक है। हमने ये कहा इसको कि एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट क्या होगा, फॉर्मेशन of ES complex, formation of ES complex is equal to break down of ES complex। जितना फॉर्मेशन होगा ES कॉम्प्लेक्स का उतना ही ब्रेक डाउन होगा, मतलब कि ES कॉम्प्लेक्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, या मैं ये भी कह सकता हूं ये किसके लिए है, ये वाली ब्रेकडाउन के लिए, ये वाली किसके लिए, ब्रेकडाउन। देखो ये दोनों किसके लिए हैं, ब्रेकडाउन के लिए, ये दोनों ब्रेकडाउन के लिए हैं, और ये वाली किसके लिए, फॉर्मेशन के लिए है। तो इसका मतलब ये भी तो कह सकता हूं कि VO1 इज इक्वल टू VO2 प्लस VO-1, मतलब कि जो वेलोसिटी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स that will be equal to the velocity of breakdown of ES complex। और ब्रेकडाउन के लिए कौन कौन सी वेलोसिटी है इसकी, VO2 और VO-1, तो ये दोनों ब्रेकडाउन के लिए, तो VO2 प्लस VO-1 जो इनकी कलेक्टिव वेलोसिटी होगी इन दोनों की ब्रेकडाउन की, वो किसके बराबर होगी, VO1, क्योंकि ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, फॉर्मेशन के लिए। तो अब क्या करेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो जो इनकी वैल्यू है, ठीक है। तो VO1, अब इसको एक बार मैं रब कर लेता हूं, ये हटा देते हैं इसको, ठीक है, ये हमने हटा लिया। अब देखिए VO1 इसकी वैल्यू क्या है, K1, ठीक है, E कॉन्सेंट्रेशन इंटू S कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू VO2 की वैल्यू क्या है, K2 ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अब हमारे पास रहा क्या, VO-1, इसकी वैल्यू क्या है, प्लस K-1 और ES कॉम्प्लेक्स, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन पूरी, ठीक। इसको भी हम अब इरेज कर लेते हैं, इसका काम हमारे लिए खत्म हो गया, ठीक। ध्यान रखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्मेशन की जगह जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू रखी है, जो ब्रेकडाउन वाली है उसकी रखी है। बेसिक फॉर्मूला हमारा वही चल रहा है अभी, कौन सा, कि फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू
ब्रेकडाउन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। ये वेलोसिटी फॉर्मेशन के लिए, ये वाली वेलोसिटी जो थी ब्रेकडाउन के लिए, और वो वाली भी ब्रेकडाउन के लिए, उनको हमने बराबर रख लिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है K1, इसको ऐसे रखेंगे, ई एस कॉम्प्लेक्स ई कॉन्सेंट्रेशन इंटू एस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से ई एस कॉम्प्लेक्स को कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा, K2 प्लस K-1, ये बचा। ठीक है, K2 प्लस K-1, ये हमारी इक्वेशन यहाँ तक आ गई। अब देखिए, जो इक्वेशन यहाँ तक आ गई है, अब इसमें हमें करना क्या है, इस इक्वेशन में मैं दोनों तरफ K1 और K1 से डिवाइड कर दूंगा। देखो यहाँ पर दो मेथड हैं आपको जो समझने हैं, या तो आप ये मान लीजिए कि इस K1 को हम यहाँ ले गए, या ये आप ये मान लीजिए हमने दोनों तरफ, बोथ साइड, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ K1 से इसको, पूरी इक्वेशन को K1 से डिवाइड कर दिया। आपकी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हैं, दोनों से प्रूव हो जाएगी। हमने मान लिया कि हमने K1 से डिवाइड कर दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर K1 और यहाँ पर K1 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया। अगर कोई कह रहा है कि नहीं हम इस तरीके से नहीं मानना चाह रहे, तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे मत मानो, आप ये मान लीजिए कि हम इस K1 को इधर ले गए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E कॉन्सेंट्रेशन इंटू एस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ई एस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन इंटू K2 प्लस K-1। ठीक है, इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, अपॉन K1। ये सारे कांस्टेंट मैंने आप एक जगह रख लिए। बोस में भी देखो, अगर आप ये भी मानते हैं ना कि हम तो डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने में भी कुछ नहीं है, आप यहाँ पर K1 रखेंगे, यहाँ पर K1 रखेंगे, K1 से K1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, और इसके नीचे K1 आ जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो K1 से करने के बाद में, अब देखिए मैं इसमें जब K1 से कर देंगे, तो अब हमें बात आई, हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है हमें सब कुछ, K2 प्लस K-1 अपॉन K1। देखो ये जो सारा कुछ है, ये इतना पोर्शन, ये इन सबको कलेक्टिवली ही कहते हैं क्या, माइकेलिस कांस्टेंट, जिसका नोटेशन है Km, माइकेलिस कांस्टेंट Km। तो Km क्या हुआ, Km इज द रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट, Km इज द रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। ये दोनों कौन से हैं, रेट कांस्टेंट फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। ये वाला कौन सा है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। तो Km क्या हुआ, अगर हम यहाँ मैथमेटिकली देख रहे हैं, तो मैथमेटिकली हम देख रहे हैं कि Km इज द रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब कि ये जो इन दोनों का है, तो इस पूरे की जगह हम Km पुट कर देंगे। अभी मैंने Km को केवल मैथमेटिकली आपको डिफाइन करके दिखाया है, अभी Km को हम, और जब ये लेक्चर पूरा हो जाएगा तो तब हम दोबारा भी बताएंगे कि Km क्या चीज़ है, उसका अनदर डेफिनेशन भी एक। ठीक है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये Km है। ठीक, अब देखिए, फिलहाल इसको हम यहाँ से हटाते हैं, और इसके पूरे की जगह हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे पूरे की जगह Km। ठीक, ये हमने यहाँ पर रख दिया Km, तो ये हमारा आ गया क्या, E कॉन्सेंट्रेशन इंटू एस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ई एस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन इंटू Km। इस पूरे की जगह मैंने Km रख दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि व्हाट इज Km, Km इज द रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स एंड ब्रेकडाउन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने Km रख दिया। अब इसको रखने के बाद में इसको भी मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी रब कर देता हूँ। देखिए, अगर धीरे धीरे आप इसको सीखते हुए चलेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और तब भी आपको कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप जो कोई भी डाउट है तो वो डाउट आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पर हमने Km रख दिया। अब मैं इसको फ्री एंजाइम की फॉर्म में एक बार पूरी इक्वेशन को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये फ्री एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ई एस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन इंटू Km अपॉन एस कॉन्सेंट्रेशन। ये बेसिक इक्वेशन रहेगी आपके, हर एक जितने भी डेरिवेशन है सब जगह काम आने वाली है। जितने भी हम डेरिवेशन करेंगे माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन के लिए, मतलब जो उसके जो ड्राइव्ड फॉर्म है और बहुत सारी, मतलब वो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के लिए, मिक्स्ड इनिबिशन के लिए, या फिर अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के लिए, उन सब में ये इक्वेशन हमारा बेसिक इक्वेशन रहेगा। और ये किसके लिए, फ्री एंजाइम के लिए।
अब देखिए, अब यहां से हम बात करते हैं कि व्हाट इज द टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन इन ए एंजाइमेटिक इक्वेशन। अब व्हाट इज द टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, इसको हम मान लेते हैं ET, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू फ्री एंजाइम प्लस एंजाइम बाइंड विद द सबस्ट्रेट। ठीक है, there will be two types of enzyme concentration, that means the enzyme which is present in free form and the enzyme that is bind with the substrate. That means the total enzyme concentration will be equal to free enzyme concentration and enzyme bind with the substrate concentration. ठीक है, ES कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखो कोई भी एंजाइमेटिक इक्वेशन होगी, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी मैं समझता नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा हूं। एक तो वो एंजाइम हो गया जो फ्री है, ठीक है, और एक वो एंजाइम हो गया जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड है, टोटल एंजाइम यही होगा। अब जब टोटल एंजाइम ये है तो देखो क्या करना है, इस ई की जगह ये पुट कर देना, क्योंकि ये देखो फ्री एंजाइम के लिए ये है ना हमारे पास, और ES को ऐसे ही रखना है। ठीक है, मैं इसको करता हूं आगे, ET कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, ES कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन इंटू KM अपॉन S कॉन्सेंट्रेशन प्लस ES कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया। ठीक, देखो एक चीज़ और भी बता दूं मैं बच्चों, ये ध्यान रखना कि ये जो डेरिवेशन मैं आपको सिखा रहा हूं, ये बिल्कुल भी आप जितनी भी बुक्स हैं सब जगह देख लो, अगर इस तरह से डेरिवेशन है तो आप जो है इन्फॉर्म करना कि हमने ये डेरिवेशन वहाँ देखा, क्योंकि ये डेरिवेशन ऐसे है ही नहीं कहीं पर भी। थोड़ा सा ये जो है हमने मॉडिफाइड कर रखा, जिससे कि ना बायोलॉजी के स्टूडेंट इसको समझ पाएं कि डेरिवेशन कैसे करना है, क्योंकि मुझे पता है बायोलॉजी के स्टूडेंट जो डेरिवेशन से बड़ा डरते हैं, और मुझे लगता है स्टेप बाय स्टेप अभी तक मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैथमेटिक्स सिंपल एक साथ चलता चला जा रहा हूँ और सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ये हमारे सामने आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो सिंपल सा आपके सामने दिखाई दे रहा, ES इधर भी है, ES इधर भी है, कॉमन ले लो। ठीक है, ये हम इसको कॉमन लेते हैं, इसको मैं यहां से रब करता हूं। देखो ध्यान रखो, 1 बाय 1 अगर आप सब चीज़ें करते चले जाएंगे तो कुछ भी टिपिकल नहीं है, आपको सब कुछ आ जाएगा। टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, मैं यहाँ से ES कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको कॉमन कर रहा हूँ, ये मैंने किया ES कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन को कॉमन, अंदर क्या बचेगा, KM अपॉन S कॉन्सेंट्रेशन प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि मैंने ES को कॉमन ले लिया। देखो जिनको समझ में नहीं आता मैथमेटिक्स, मैं उनको बताता हूं, अगर मैं इसी ES की अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ES यहां जाएगा और एक ES यहां जाएगा, सेम ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ES को हमने कॉमन किया यहां पर। अब चलते हैं आगे, अब क्या करेंगे, देखिए इसमें जो इक्वेशन हमारे सामने ऊपर लिखी हुई है, इसमें मैं दोनों तरफ K2 का मल्टीप्लाई करता हूं, K2 और K2 दोनों तरफ K2 का मल्टीप्लाई करता हूं। क्यों, यहीं पर बस ये बात है कि यहां क्यों हम K2 का ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हमारे पास तो इसमें कांस्टेंट K1 भी है, K-1 भी है, तो K2 का ही मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि K2 वो रेट कांस्टेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए K2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एंजाइमेटिक इक्वेशन में हमारा एम क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, ना कि सबस्ट्रेट फॉर्मेशन। सबस्ट्रेट को तो हम चाहते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, इसलिए K2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि K2 is only rate constant which is responsible for formation of product, that's why we will multiply this equation with the K2। अब यहां देखो K2ET, अब अगर K2ET क्या बता रहा है, यहां पर हमें यह बता रहा है कि if total enzyme bind with the substrate, तो how much concentration of the product will be formed in a unit time। अब सोचिए, अगर टोटल एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड हो गया और उस समय प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो उसकी वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि टोटल एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड है, जब टोटल एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गया तो जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी से बनेगा, क्योंकि कोई भी एंजाइम मॉलिक्यूल फ्री नहीं है। तो K2ET को हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, V मैक्स। ठीक है, इज इक्वल टू K2ES, ये क्या बता रहा है कि हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू
प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम। इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियली जब तक ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होगा। देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ, E प्लस एस इज इक्वल टू ES कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, इसके लिए K1 है, इसके लिए K2 है और इसके लिए K-1 है। अब देखिए, क्या ये वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। क्या ये वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। ये वाला है, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि यही ES कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट में ब्रेक करेगा। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जब ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हम इनिशियल वेलोसिटी रख रहे हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं, तो इसको हम क्या कहेंगे? K2ES को इसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब V0, और अंदर हम क्या करते हैं? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? Km प्लस एस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एस कॉन्सेंट्रेशन। देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, आप किसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आएगी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता नहीं क्या कह दिया, तो आप ये मान लीजिए सिंपल मैं कुछ नहीं इसका एलसीएम ले रहा हूं, मैंने एस इसका एलसीएम ले लिया, एस वन आर एस और Km इज इक्वल Km वन जा Km। इसी तरह से यहाँ पर एस से एस कटा तो एस एकम एस यहाँ पर आ गया। ठीक है, वो जैसे आप करते थे ना 2/3 प्लस 4/3, इसका एलसीएम लेते थे ना कि 3 एलसीएम आ गया, 3 1 जा 3 तो 2 प्लस 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, सेम ऐसी का रखा है। कोई इसमें कोई ऐसी मतलब इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाया, ये आपको सबको आता होगा। अब देखिए जब ये हो जाएगा तो कुछ भी नहीं करना, हो गया प्रूव। इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, या ये मान लीजिए हमने इस पूरे को इधर रखा और इनका इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी। ठीक है, तो हमने सामने क्या है? V0 इंटू Km प्लस एस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ ब्रैकेट में, ऐसे वाले ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये वाला नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन वाला, इसको ब्रैकेट में कर लिया, ये वाला यहाँ पर रख लिया, इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो Vmax इंटू एस कॉन्सेंट्रेशन। अब V0 को यहीं रोकिए और उसको नीचे ले जाइए, V0 इज इक्वल टू Vmax इंटू एस अपॉन Km प्लस एस। बस हो गया काम, यही है माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन प्रूव हो गई। कहीं भी कोई मैथमेटिक्स अपनाया इसमें? नहीं। कोई इंटीग्रेशन, कोई डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं, सिंपल चले हम बिल्कुल जैसे एकदम आराम से, जैसे अलजेब्रा कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन लिया और कुछ नहीं किया। ठीक, आप इसको इतने इजी वे में इसको प्रूव कर सकते हैं। अब जब ये प्रूव हो जाएगा, अभी केवल हमने इसको प्रूव किया है, इसके अभी बहुत सारे जो ड्राइव्ड मेथड हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। क्योंकि देखो अभी केवल ये माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन प्रूव होकर आई है, अभी हमने इसमें ये नहीं बताया कि इसमें Km क्या, अभी Km को डिफाइन किया, लेकिन Km को जो डिफाइन किया ना वो मैथमेटिकली है। अब बायोलॉजिकली Km क्या है, बायोलॉजिकली Vmax क्या है, बायोलॉजिकली V0 क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, जिसमें मैं आपको इसके डिफरेंट चार्ट्स, डिफरेंट डेरिवेशंस, वो सब कुछ मैं आपको डिस्कस करूंगा। बस अभी आपको फिलहाल इस पर जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, मतलब ये नहीं कि बस ठीक है हो गया काम खत्म कर दिया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर दोबारा बात करेंगे आपसे माइकेलिस मेंटेन के डेरिवेशंस की, जो इसकी ड्राइड फॉर्म है। ओके, थैंक यू।